गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग इसमें देखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन एंड अ कंट्रास्ट। मींस डिफरेंट वेज मींस विभिन्न तरीके ऑफ एक्सप्रेशन मींस व्यक्त करने का, अ कंडीशन मींस शर्त को, एंड कंट्रास्ट मींस विरोध, शर्त और विरोध को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीके। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। और ए प्यारे बच्चों, आपकी ग्रामर की 28वीं क्लास है, इसके पहले 27 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट करा चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट करा चुके हैं, और इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन की 7 क्लास हो चुकी है। ये आपकी 8वीं क्लास है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हो। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो आपकी भी अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है, तो आपका जहां से भी छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हो। तो जल्दी से प्यार बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यार बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन एंड कंट्रास्ट मींस इसका हिंदी अर्थ तो आपको बता दिए हुए हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक पहले जो है कंडीशन को मींस शर्त को कैसे दिखाते हैं, दूसरी होती है जो है कंट्रास्ट मींस विरोध को दिखाने के लिए। तो शर्त और विरोध को दिखाने के लिए किस प्रकार से विभिन्न तरीके हैं, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखे हुए हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन मींस शर्त प्रकट करने के लिए विभिन्न तरीके। अब हम लोग पहले देख लेते हैं शर्त प्रकट करने के लिए विभिन्न तरीके देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंट्रास्ट मींस विरोध प्रकट करने वाले विभिन्न तरीके देख लेंगे। तो पहले हम लोग पहले टॉपिक पे चलते हैं, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन मींस शर्त प्रकट करने के लिए विभिन्न तरीके। अब प्यार बच्चों हमने इसमें लिखे हुए हैं कंडीशनल सेंटेंस निम्न रूपों में से किसी भी एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बुक का सहारा लेंगे, आपको सीधे बुक में भी इसी तरह से मिलेगा, तो केवल आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट, और ये काफी टफ टॉपिक मानी जाती है प्यारे बच्चों, लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस एकदम ध्यान से आप लोग जुड़े रहिए, एकदम कनेक्ट रहिए, कहीं भी अपना ध्यान इधर उधर ना करिए। प्यारे बच्चों हमने देखिए यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए। अब इस नियम को अच्छी तरह से समझना, इसमें एकदम लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जरा भी दिमाग इधर उधर हुआ आपके दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। प्यारे बच्चों हमने रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं, इफ लिखे हुए हैं, अनलेस लिखे हुए हैं, ओनली इफ के द्वारा मींस इफ के द्वारा भी कंडीशन दिखाते हैं, शर्त दिखाते हैं, अनलेस के द्वारा भी कंडीशन शर्त दिखाते हैं, ओनली इफ के द्वारा भी कंडीशन शर्त दिखाते हैं। प्यारे बच्चों इफ का अर्थ होता है यदि होता है, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं होता है, ओनली इफ का क्या अर्थ होता है, केवल यदि होता है। आप प्यारे बच्चों इसमें एग्जांपल के माध्यम से समझो किस तरह से हम शर्त दिखाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तो आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। मींस अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप सफल होगे। तो प्यारे बच्चे कंडीशन दिखाया गया, शर्त दिखाया गया ना, आपको सफल होने के लिए शर्त क्या है कि आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिना मेहनती कुछ बन जाओगे, नहीं बन पाओगे ना। तो वही बात है, अगर कुछ करना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, मींस मेहनतियां करनी पड़ेगी ना कुछ पाने के लिए। तो प्यारे बच्चे पहले वाक्य से आपको पता है कि इसमें क्या दिखाया गया है, कंडीशन मींस शर्त दिखाया गया है। और आप ये वाक्य एकदम नॉर्मली जानते हो, इफ वाला वाक्य तो आप नॉर्मली जानते हो, इफ के द्वारा शर्त दिखाई जाती है। लेकिन इफ के स्थान पे आप अनलेस का प्रयोग करके भी शर्त दिखा सकते हो। जो ऊपर वाला अर्थ दिया वही नीचे वाला भी अर्थ दे सकता है। जैसे अनलेस का जब आपको प्रयोग करने हैं तो कैसे करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड मींस यदि नहीं, अनलेस का अर्थ हमने क्या बताया ऊपर, यदि नहीं, यदि नहीं यू वर्क हार्ड मींस आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप पास तो नहीं होगे, यू विल नॉट पास, तो आप पास नहीं होगे। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो आप पास नहीं होगे। तो मीन्स अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो तभी पास हो पाओगे ना, वही अर्थ निकला ना। कि अगर इसमें दे दिया है कि उसका अनलेस का रूप दे दिया है, मीन्स यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो आप पास नहीं होगे, जाहिर सी बात है। इसलिए हमने सेकंड वाक्य में नॉट का प्रयोग कर दिए। चूंकि ये पहला वाला वाक्य क्या अर्थ दिखा रहा है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि नहीं आप वर्क हार्ड मींस कठिन परिश्रम करते हो, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट पास, तो आप सफल नहीं होगे। तो प्यारे बच्चों वहां पर नॉट लगाना जरूरी हो गया था ना, क्योंकि जब यहाँ निगेटिव अर्थ दे रहा है तो सामने वाला भी निगेटिव होगा। अगर रीजन यहाँ पर निगेटिव आ गया तो जो है उसका रिजल्ट भी निगेटिव होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिए हुए हैं, नॉट का प्रयोग कर दिए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अनलेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अनलेस का अर्थ ही यही होता है यदि नहीं,
यदि नहीं अर्थ है तो जाहिर सी बात है इसका अर्थ निगेटिव होगा, निगेटिव अर्थ होगा तो पूरा भावार्थ चेंज करने के लिए हम आर नॉट का भी प्रयोग कर देंगे। और अगला कंडीशन है प्यारे बच्चों ओनली इफ का प्रयोग। अब ओनली इफ का प्रयोग समझना, यू विल पास, आप सफल हो सकते हो, ओनली इफ, यदि केवल यू वर्क हार्ड मीन्स आप कठिन परिश्रम करते हो, केवल यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तभी पास हो सकते हो। हमने क्या लगाए हुए हैं, ओनली इफ यू वर्क हार्ड लगाए हुए हैं, तो हमने क्या कर दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, ओनली इफ यू वर्क हार्ड हो गया। तो ऐसे भी इसे लिख सकते हो, ओनली इफ यू वर्क हार्ड कामा करके यू विल पास। तो आप इस तरह से भी ओनली इफ को पहले भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप बाद में ही लिखो, ठीक है, आप इसे पहले भी लिख सकते हो। तो क्या हो गया, यू विल पास ओनली इफ यू वर्क हार्ड, मींस यदि केवल आप कठिन परिश्रम करते हैं तभी आप क्या होंगे, पास होंगे। तो तीनों के माध्यम से आपने क्या दिखाया, शर्त दिखाया ना, शर्त दिखाया, कंडीशन दिखाया, तो तीनों ने अर्थ क्या दिए, एक ही चीजें अर्थ बताए हुए हैं कि कंडीशन में शर्त प्रकट किए हुए हैं। तो तीनों को ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है ना, आप उसके अर्थ को बिना बदले उसके रूप को परिवर्तित कर दो। तो हमने 3 प्रकार से उसको बदल दिया ना, अर्थ बिना परिवर्तित किए हुए। अभी 3 प्रकार से नहीं, इसको 15 प्रकार से बदलेंगे। देखना, आप लास्ट तक देखते रहना कि आपको 15 प्रकार से मिलेगा जिस तरह से आपने परिवर्तन किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पहला नियम हुआ, बिना अर्थ बदले आपने जो है इफ का प्रयोग करके बना दिया, अनलेस का प्रयोग करके बना दिया, ओनली इफ का प्रयोग करके बना दिया। और इस चीज को ध्यान रखना, अनलेस का प्रयोग कहां करेंगे, इफ का प्रयोग कहां करेंगे, ओनली इफ का प्रयोग कहां करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर हमने रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं, यहां पर एकदम ध्यान से समझना। शुड वेयर हेड का प्रयोग करके, मीन्स आप शुड का भी प्रयोग करके, वर का भी प्रयोग करके, हेड का भी प्रयोग करके आप क्या बना सकते हैं, आप जो है कंडीशन में शर्त दिखा सकते हैं। अब कैसे शर्त दिखाएंगे, तो अब हम लोग वाक्य पे चलेंगे तब समझ में आएगा। इसमें हमने लिखा हुआ है वाक्य शुरुआत में प्रयोग इसका करेंगे, शुड वर हेड, इसका प्रयोग वाक्य शुरुआत में करेंगे, और अर्थ यह क्या देगा, यदि का क्या देगा, यह अर्थ प्रदान करेगा। जैसे हमने लिखा शुड यू बी फीलिंग अनवेल, यदि, शुड का अर्थ क्या हुआ, यदि यू बी फीलिंग अनवेल, यदि आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, यू मे गो, तो आप जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहां पर शुड ने क्या अर्थ दिखा है, यदि का अर्थ दिखा है ना, तो शुड वर और हेड का प्रयोग करके आप सिंपल से क्या बना सकते हैं, कंडीशन दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी पहचान इसकी, अगर आप कहोगे कि सर शुड का प्रयोग करके, तो इस तरह से अगर क्या का भी अर्थ देता है, इस तरह से अगर जो है रख देंगे, क्वेश्चन वर्ड को, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, तो क्या का भी अर्थ दिखाता है ना। तो प्यारे बच्चों, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, अगर क्या का अर्थ दिखाएगा तो लास्ट में क्या लगा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ होगा। अगर आपका शुड का अर्थ शर्त दिखा रहा है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको तीनों सेंटेंस से आपको फुल स्टॉप लास्ट में दिख रहा होगा, अंतिम में आपको फुल स्टॉप दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका प्रयोग कैसे किया गया है, इसका प्रयोग शर्त दिखाने के लिए किया गया है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हो गया। अगर लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क, इंटरोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है, तो आपका जो है क्वेश्चन वर्ड की तरह प्रयोग हुआ है। और अगर जो है यह किसकी तरह प्रयोग हुआ है, फुल स्टॉप के रूप में प्रयोग हुआ है, तो जाहिर सी बात है, मीन्स एक इसके रूप में शर्त दिखा रहा होगा। अब जैसे दूसरा वाला हमने लिखा हुआ है, वर आई अ किंग, यदि मैं एक राजा होता। तो प्यारे बच्चे, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और निकालोगे, आप लोग का क्वेश्चन होगा कि वर के साथ आई लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चे, अगर शर्त दिखा रहे हैं तो आई के साथ वाज नहीं लगेगा, वर ही लगता है, तब आपका वर ही आपको लगेगा, केवल वर ही लगा सकते हो, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगाने क्या है, वर ही लगाने हैं, वाज का प्रयोग नहीं होगा। कल्पना या शर्त दिखाने के लिए, कल्पना या शर्त दिखाने के लिए आप हमेशा वर का ही प्रयोग करेंगे, आप कभी भी जो है वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, वर आई अ किंग आई वुड रिवार्ड यू हैंडसमली। तो इस तरह से जो है आपका हैंडसमली ये प्यारे बच्चे, इस तरह से आपने वर आई अ किंग मींस क्या हो गया, यदि मैं राजा होता। तो यदि मैं राजा होता, तो यहां पर शर्त नहीं दिखाया, वर ने क्या दिखाया, शर्त दिखाया, यदि का अर्थ दिया, तो आपका ये हो जाएगा, ये दूसरा प्रकार हो गया शर्त दिखाने के लिए। तीसरा, अब हैड का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे हमने लिखा हुआ है, हैड आई बीन एट फॉल्ट, यदि मेरी गलती होती,
क्या दिखाया, यदि मेरी गलती होती आई वुड हैव कन्फेस्ड इट, तो मैं इसे क्या कर लेता, कन्फेस कर लेता, स्वीकार कर लेता। तो सिंपल सी बात हो गई, हैड आई बीन एट फॉल्ट, यदि मेरी गलती होती, हैड ने यहां पर क्या दिखा, शर्त दिखा है ना, शर्त मींस यदि का अर्थ दिखा है। तो आप इन तीनों का शुड वर हैड इन तीनों का प्रयोग करके शर्त दिखा सकते हैं। मींस शर्त जो है, शर्त ये तीनों आपको बताते हैं। बताए आप जैसे इन्हीं तीनों का इफ का प्रयोग करके बनाना है। अगर पहले वाले वाक्य का इफ का प्रयोग करके आपको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, तो कैसे कर देंगे, इफ यू आर फीलिंग अनवेल, बी मींस वर्ब टू बी होता है ना, वर्ब टू बी में क्या आता है, इज एम आर वाज वर आता है। तो क्या हो जाएगा, इफ यू आर फीलिंग अनवेल यू मे गो, यदि आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं तब आप जा सकते हैं। इफ का प्रयोग आपने बना दिया। अगर दूसरे वाले को बनाना होता तो क्या होता, इफ आई वर अ किंग आई वुड रिवार्ड यू हैंडसमली, हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस तरह से अगर अगले वाक्य बनाना होता, इफ आई हैड बीन एट फॉल्ट आई वुड हैव कन्फेस्ड इट कर देते। तो सिंपल सी बात है, आप इन सभी को एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। जितना नियम बताएंगे आप सभी नियमों को एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं। तो ये हो गया शुड वर हैड का प्रयोग करके कंडीशनल मीन्स जो है आपका शर्त दिखाने वाले वाक्य इस तरह से आप बना सकते हो। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका तीसरा नियम क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, हमने तीसरा केस लिखे हुए हैं, तीसरा रूल नंबर लिखे हुए हैं, इन केस के द्वारा मींस इन केस का प्रयोग करके भी आप जो है शर्त दिखा सकते हैं, मींस कंडीशन दिखा सकते हैं। अब यह भी अर्थ क्या देगा, यदि का अर्थ प्रदान करता है। इन केस भी आपका क्या अर्थ प्रदान करेगा, यदि का ही अर्थ प्रदान करेगा, मींस कंट्रास्ट ही दिखाएगा, मींस कंडीशन ही दिखाएगा, शर्त दिखाएगा। जैसे हमने लिखा हुआ है, इन केस यू अलाउ मी, यदि आप मुझे अनुमति देते हैं, आई शैल गो दियर, मैं तभी जाऊंगा। यदि आप मुझे अनुमति देते हैं मैं तभी जाऊंगा। तो इन केस के द्वारा आपने क्या किया, यदि का प्रयोग किया ना, मैं शर्त दिखाने के लिए जो है कंडीशन यहाँ पर कंडीशन दिखाने के लिए आपने इन केस का प्रयोग किया ना। तो अगर इसी तरह से आप किसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते, इफ का भी लगा सकते थे, इफ यू अलाउ मी आई शैल गो दियर, तब हो जाता। ऐसे भी कर सकते थे, आई शैल गो दियर इफ ओनली इफ यू अलाउ मी, तो आप ओनली इफ का भी प्रयोग कर सकते थे। इसमें जिस तरह से आपका मन करे, शुड का भी प्रयोग कर सकते, शुड यू अलाउ मी आई शैल गो दियर कर सकते थे। हैड का भी प्रयोग कर सकते थे, हैड यू अलाउ मी आई शैल गो दियर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक दूसरे के जितने भी नियम बताते चल रहे हैं, आप इनमें से किसी का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इनकेस का प्रयोग हो गया, इनकेस यू अलाउ मींस यदि अलाउ मी, यदि आप मुझे अनुमति देते हैं, आई शैल गो दियर, मैं क्या करूंगा, जाऊंगा। तो इनकेस के माध्यम से यहाँ क्या दिखाया गया, शर्त दिखाया गया। तो इसलिए ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। आप चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका चौथा नियम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नियम है आपका, पार्टिसिपियल फ्रेज सपोजिंग और प्रोवाइडेड का प्रयोग करके। प्यारे बच्चे, इसका अर्थ जो है, यदि का अर्थ यह भी देगा, और कैसे देगा, अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोजिंग यू अलाउ मी मींस मान लो आपने यदि मुझे अनुमति दिया। तो प्यारे बच्चे, मान लो यदि आपने अनुमति दिया, आई शैल स्पीक टू हिम, तो मैं उससे बात करूंगा। तो सपोजिंग के द्वारा आपने क्या दिखाया, यदि का प्रयोग हुआ ना। सपोजिंग यू अलाउ मी मींस मान लो आपने अनुमति दिया, आई शैल स्पीक टू हिम, तब मैं आपसे बात करूंगा। तो सपोजिंग के द्वारा आपने किसका, ये शर्त इसी के द्वारा प्रकट हुई ना, इसी के द्वारा आपका जो है कंडीशन प्रकट हुआ ना, सपोजिंग के द्वारा। तो आप सपोजिंग का भी प्रयोग करके आप शर्त दिखा सकते हैं। और यहां पर आप जो है सपोजिंग के स्थान पे सेम चीज यहां पर आप इफ का भी प्रयोग कर सकते थे, इफ यू अलाउ मी आई शैल स्पीक टू हिम। यहां पर ओनली इफ का भी प्रयोग कर सकते थे, आई शैल स्पीक टू हिम ओनली इफ यू अलाउ मी खोज कर सकते थे। तो प्यारे अनलेस का भी प्रयोग कर सकते थे, अनलेस यू अलाउ मी आई शैल नॉट स्पीक टू हिम हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव देगा, हमने वहां पर बताए हुए थे। तो आप यहाँ किसी भी तरह से प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने बनाया हुआ सपोजिंग लगाए हुए हैं। तो सपोजिंग भी आपका यदि का अर्थ देगा, तो क्या हो जाएगा, सपोजिंग यू अलाउ मी आई शैल स्पीक टू हिम, एक कंडीशन दिखाया। अगला, प्रोवाइडेड यू अलाउ मी, आप सपोजिंग के स्थान पे प्रोवाइडेड का भी अर्थ लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू अलाउ मी आई शैल स्पीक टू हिम मींस यदि आप मुझे अनुमति देते हैं, आई शैल स्पीक टू हिम, मैं उससे क्या करूंगा, बात करूंगा। तो सिंपल सी बात हो गई, प्रोवाइडेड और सपोजिंग के द्वारा भी आप जो है कंडीशन दिखा सकते हैं, मींस शर्त दिखा सकते हैं। ए प्यारे बच्चे, आपका रूल नंबर 4 हो गया। अब हम लोग पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा नियम क्या है।
यहाँ पर देखिए आपका पांचवा नियम लिखे हुए हैं और प्यारे बच्चे जितना नियम बताते चले, जितने शब्दों को बताते चले हैं, सभी शब्दों को आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, एकदम दिमाग में रहना चाहिए सारे शब्द। क्या हो जाएगा? अगला है इंपरेटिव मूड का प्रयोग करके। इंपरेटिव मूड का प्रयोग करके भी आप जो है क्या बना सकते हैं? कंडीशन में शर्त दिखा सकते हैं। और इसमें प्रयोग किसके द्वारा करेंगे? एंड और आर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा निग्लेक्ट योर वर्क मीन्स अपनी काम को निग्लेक्ट करो एंड यू विल फेल। और यदि यदि आप अपने काम को निग्लेक्ट कर रहे हैं, यू विल फेल मीन्स आप असफल हो जाएंगे। यदि आप अपने काम को निग्लेक्ट कर रहे हैं मीन्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं, पीछे पीछे लड़कियों के जो है टहल रहे हैं, ठीक है, तो बताओ कैसे पास हो पाओगे? नहीं पास हो पाओगे ना, फेल हो जाओगे ना। तो इसलिए अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाना। इधर उधर के चक्कर में पड़े ना तो नंबर गड़बड़ाया ना तो कोनो काम उम देने वाले नहीं है। तो इसलिए अपना ध्यान कहाँ केवल लगाना? पढ़ाई में लगाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंपरेटिव मूड का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे बताओ? निग्लेक्ट योर वर्क मीन्स अपने काम को यदि आप निग्लेक्ट करते हैं, एंड के द्वारा यदि का हमने प्रयोग किया, यू विल फेल तो आप असफल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे आप इस तरह से, और एक हमने लिखा हुआ है ब्रिंग योर बुक, अपनी किताब को लाओ, आर यू विल बी टर्न्ड आउट, नहीं तो आप आर का प्रयोग यहां नहीं तो यू विल बी टर्न्ड आउट निकाल दिए जाओगे। तो यहां पर आर का प्रयोग क्या हो गया? नहीं तो के संदर्भ में हो गया। और नहीं तो ने क्या दिखा है? शर्त दिखा है ना। शर्त दिखा है तो आपका जाहिर से क्या हो जाएगा? कंडीशन दिखा है। शर्त मीन्स कंडीशन दिखा है तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग योर बुक मीन्स अपनी किताब को लाओ, और नहीं तो यू विल बी टर्न्ड आउट, तुम क्या कर दिए जाओगे? निकाल दिए जाओगे। तो आर का प्रयोग प्यारे बच्चे, आर मीन्स या के भी अर्थ में होता है, या के भी अर्थ में होता है, नहीं तो के भी अर्थ में होता है। आर का प्रयोग, इस बात को दिमाग में याद रखना। तो क्या हो गया? ब्रिंग योर बुक आर यू विल बी टर्न्ड आउट। तो इंपरेटिव मोड का प्रयोग करके भी आप जो है किसका प्रयोग कैसे बना सकते हैं? वाक्य को कैसा वाक्य बना सकते हैं? कंडीशन वाला वाक्य मीन्स शर्त वाला वाक्य बना सकते हैं। ये आपका पांचवा रूल था, मीन्स पांचवा एग्जाम्पल था। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, आपके किताब में समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। प्यारे बच्चे इतना बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप किताब में पढ़ो तो आपको सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आए। और जितनी वर्ड आपको बता रहे हैं कंडीशन दिखाने के लिए, शर्त दिखाने के लिए, जैसे अभी तक हमने बता दिए हुए हैं, इफ बता दिए, अनलेस बता दिए, ओनली इफ बता दिए, शुड बता दिए, वर बता दिए, हैड बता दिए, इन केस बता दिए, सपोजिंग बता दिए, प्रोवाइडेड बता दिए। इन सभी शब्दों को आप याद रखना। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आप इंपरेटिव मूड का प्रयोग करके आप क्या दिखा सकते हैं? कंडीशन दिखा सकते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से देखते हैं छठा नियम क्या है। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों हमने लिखे हुए रूल नंबर 6 में इंट्रागेटिव सेंटेंस के द्वारा, आप इंट्रागेटिव सेंटेंस के द्वारा भी क्या दिखा सकते हैं? कंडीशन दिखा सकते हैं, शर्त दिखा सकते हैं। लेकिन इसके बाद शर्त, जो इसमें एक शर्त होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद आपको देन का प्रयोग करना है। मीन्स आपको जो शर्त दिखाने वाला वाक्य होगा उसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा और उसके बाद देन का प्रयोग करना होगा। तो जैसे हमने एक वाक्य लिखे हुए उदाहरण के माध्यम से समझिए, यहाँ पर समझाए हुए हैं, हैव यू पेड द कॉस्ट, क्या आपने जो है कॉस्ट मीन्स कीमत को चुका दिया? अगर ऐसा कर दिया है देन टेक अवे द साइकिल, उसके बाद आप साइकिल को ले जा सकते हैं। तो भैया क्या हो गया? हैव यू पेड द कॉस्ट, क्या आपने कीमत चुका दी? और यदि आपने ऐसा किया देन मीन्स तब टेक अवे दी साइकिल, आप साइकिल को ले जा सकते हैं। देन के द्वारा यहाँ पर कंडीशन दिखा दिया गया, शर्त दिखा दिया गया, तब आप साइकिल ले जा सकते हैं। यदि आपने कीमत को क्या कर दिया होगा? चुका दिया होगा, तो आप क्या ले जा सकते हैं? साइकिल ले जा सकते हैं। और इफ से इसे अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इफ यू पेड दी कॉस्ट, यदि आपने कॉस्ट चुका दिया तब आप कामा लगाओगे, टेक अवे दी साइकिल, तब आप साइकिल ले जा सकते हो हैं। तो आप कामा लगा करके टेक अवे दी साइकिल कर देंगे। तो प्यारे बच्चे आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। जैसे हमने कर दिया टेक अवे दी साइकिल ओनली इफ यू पेड दी कॉस्ट, हो गया। ओनली इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनलेस का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप किसी भी शब्दों का प्रयोग करके आप इसे बना सकते हैं। बस उन शब्दों को आपको दिमाग में एकदम कंठस्थ रखना है।
है। तो आपने यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस के द्वारा आपने क्या दिखाया, शर्त दिखाया। बस कंडीशन ये है कि क्वेश्चन मार्क जो होगा उसके बाद आपको देन का प्रयोग करना है, तभी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के द्वारा क्या दिखा सकते हैं, कंडीशन मींस शर्त दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं, रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां नियम क्या है। पहले एकदम छोटा सा नियम 7वां नियम है। यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बट फार को अपनी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करके, मींस बट फार का प्रयोग करना है किसके साथ, उसके ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना है। और यह अर्थ किसका देगा, यदि नहीं का अर्थ देता है। अर्थ देखिए हमने लिखे हुए हैं, यह अर्थ किसका देगा, यदि नहीं का अर्थ क्या करता है, प्रदान करता है। जैसे अगर हमने कहा बट फॉर योर हेल्प, यदि आप मदद नहीं करते हैं, मींस बट फॉर योर हेल्प मींस यदि आप मदद नहीं करते हैं। आई शुड हैव बीन रूइंड, तो आपका क्या हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बट फॉर योर हेल्प मींस यदि आप मदद नहीं करते हैं, आई शुड हैव बीन रूइंड, मैं क्या हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पर बट फॉर का प्रयोग करके आपने क्या बना दिया, आपने यहाँ बट फॉर का प्रयोग करके कंडीशनल सेंटेंस बना दिया, मींस जो है यहाँ पर शर्त दिखाने वाला वाक्य बना दिया। तो बट फॉर का भी प्रयोग करके आप कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं इस तरह से जैसे हमने आपको बनाए हुए हैं। एकदम बेसिक से नियम है, बस आपको इन शब्दों को याद रखने हैं। इसमें सबसे आसान है, पता नहीं सारे टीचरों को लगता है कि क्यों इतना टफ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत आसान है। इसमें खाली सिर्फ आपको वर्डिंग याद रखना है, आपको जितने कंडीशन दिखाने वाले वर्ड हैं बस वो याद होने चाहिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे चलते हैं पैरचो, इसके लास्ट नियम में चलते हैं, अंतिम नियम देखते हैं आपका क्या है। यहां पर देखिए पैरचो आपका 8वां नियम दिए हुए हैं, आप यहां पर देखिए 8वां नियम क्या है, फ्रेज वन मोर का प्रयोग करके, वन मोर का भी प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, आप कंडीशनल सेंटेंस मींस शर्त दिखाने वाले वाक्य बना सकते हैं। और इसका अर्थ क्या होगा, और एक का अर्थ देता है, जैसे नीचे हमने लिखे हुए हैं और एक, और यह अर्थ किसका देगा, और एक का क्या देता है, अर्थ प्रदान करता है। जैसे जैसे हमने लिखा हुआ है वन मोर सच लॉस, और एक ऐसा नुकसान, एंड वी आर रूइंड, और हम क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मींस यदि एक और ऐसा नुकसान होता है, एंड वी आर रूइंड मींस तब हम क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मींस और ऐसा नुकसान होता है तो क्या दिखा है, शर्त दिखा है ना, शर्त दिखा है ना। मींस ऐसा अगर कोई नुकसान और हो जाता है तो हम क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और यहीं पर आप बट फॉर का भी प्रयोग करके यहां बना सकते थे, बट फॉर सच लॉस एंड वी आर रूइंड हो जाएगा। तो आपका सिंपल्स हो गया वन मोर सच लॉस एंड वी आर रूइंड। तो सिंपल्स आपने क्या कर दिया, वन मोर का प्रयोग करके आपने यहां पर कंडीशन दिखाया, शर्त दिखाया। तो वन मोर का कैसे, और यदि एक ऐसा नुकसान होता एंड वी आर रूइंड तब हम क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जैसे अगला है वन मोर एब्सेंस, और एक अनुपस्थिति, वी शैल बी टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, मींस यदि मेरी एक और अनुपस्थिति हुई तो हमको क्लासिया से क्या कर दिया जाएगा, बहरिया दिया जाएगा। जो क्लासिया छोड़ छाड़ के बच्चा लोग जाते हैं, जो है पता नहीं कहाँ जाते हैं, अंग्रेजी की क्लासिया कोचिंग स्कूल में छोड़ देते हैं। तो वही बात है कि अगर स्कूलों में क्लासिया छोड़े तो आपकी एक क्लास से आपको क्या कर दिया जाएगा, एक एब्सेंसी, एक अनुपस्थिति से आपको क्लासिया से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा हो गया वन मोर एब्सेंस, एक और अनुपस्थिति से, एंड वी शैल बी टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, तब हमें क्लास से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपका 8वां नियम था। 8वें नियम के साथ साथ कंडीशन दिखाने वाले सारे नियम आपके कंप्लीट हुए। जितने भी आपके शर्त दिखाने वाले नियम थे सभी नियमों को हमने एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से उदाहरण के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है। बस आपको याद रखने हैं जो वर्ड हमने बताए हुए हैं, उन वर्डों को, उन शब्दों को आपको याद रखने हैं। आपका कंडीशन दिखाने वाले सेंटेंस में आपकी गलती कहीं भी नहीं होगी, ये पूरी गारंटी लेते हैं। तो बस आपको वर्डिंग याद रखना है, जितनी भी वर्डिंग हमने बताए हुए हैं सारी वर्डिंग आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे चलते हैं बच्चे, अब देखते हैं हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगले नियम की तरफ बढ़ने से पहले नीचे चैनल का नाम दिख रहा होगा, तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, और खास करके सब्सक्राइब तो ठीक है, खास करके बच्चों आप उन बच्चों तक वीडियो को शेयर किया करो जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने होते हैं जो कोचिंग न जा पाए, स्कूल न जा पाए, और जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता उन बच्चों तक बच्चों वीडियो को अवश्य पहुंचाया करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगले नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला कंडीशन देखते हैं।
अब यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंसेशन आर कंट्रास्ट, मीन्स विरोध प्रकट करने के तरीके, किस तरह से एक वाक्य में विरोध दिखाते हैं, मीन्स कंट्रास्ट दिखाते हैं। अब हम लोग उन तरीकों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चे हमने इसमें केवल आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देंगे, एक उदाहरण देंगे, उसे किस तरह से कितने शब्दों के माध्यम से बना सकते हैं, एक ही चीज के उदाहरण में आपको कितने शब्दों से बना सकते हैं, आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, आपको एकदम बेहतरीन, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, बस आप ध्यान से समझना। अब हमने यहाँ पर लिखे हुए विभिन्न तरीका विरोध प्रकट करने के लिए निम्न है। अब कौन सा? एक दाऊ का प्रयोग करके आप क्या दिखाते हो? विरोध दिखाते हो। आप दाऊ का प्रयोग करके क्या दिखाते हो? विरोध दिखाते हो। जैसे हमने लिखा दाऊ ही इज पुअर, यद्यपि कि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है? ईमानदार है। अगर आपको कामा नहीं लगाना है तो आप एट का भी प्रयोग यहां कर सकते हैं, YET, तो क्या हो जाएगा? दाऊ ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। एट मीन्स होता है फिर भी, यद्यपि कि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो आपने या कामा लगा दो, कामा लगा दोगे तो भी चल जाएगा। दाऊ के प्रयोग में दाऊ ही इज पुअर, कामा लगाओ, ही इज ऑनेस्ट। तो यहां पर क्या हो गया? आपने दाऊ का प्रयोग करके सिंपल सा कंट्रास्ट दिखा दिया, मीन्स विरोध दिखा दिया। आप दाऊ के स्थान पे आल्दो भी लगा सकते हो, आल्दो का भी प्रयोग करके आप इसी तरह से बना सकते हो। जैसे हमने लिखा हुआ है आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि कि वह गरीब है, एट ही इज ऑनेस्ट। यहां पर देखिए हमने एट लगा करके आपको बता दिए हुए हैं, एट का प्रयोग करके इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और ये एट यहां पर अगर हमने लगाया नहीं होता तो भी आपका सही है, तो भी गलत नहीं है। तब ऐसे कहते हैं आल्दो ही इज पुअर, कामा ही इज ऑनेस्ट। तो आप यहां पर एट लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। तो दो दाऊ और आल्दो का ही प्रयोग होगा। आगे चलते हैं, इसका प्रयोग और किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने लिखे हुए हैं नॉट विथ स्टैंडिंग। अब यहां पर कैसे करेंगे? ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स के होते हुए भी। इसका नॉट विथ स्टैंडिंग का अर्थ होता है के होते हुए भी, मीन्स वह ईमानदार के होते हुए भी। ही इज पुअर मीन्स वह गरीब है। एक बारीक चीज प्यार बच्चों, ये तीसरे एग्जांपल में समझने की कोशिश करना। नॉट विथ स्टैंडिंग जो है ये ही इज पुअर के साथ है, मीन्स वह गरीब होते हुए भी ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। नॉट विथ स्टैंडिंग किसके साथ पे? पुअर के साथ है। अब देखिए ऑनेस्ट के बाद हमने कामा लगाए हुए हैं, ऑनेस्ट के बाद हमने कामा लगाए हुए हैं। कामा का अर्थ हो गया कि मीन्स नॉट विथ स्टैंडिंग जो है वह ही इज ए पुअर के साथ है। तो क्या हो जाएगा? नॉट विथ स्टैंडिंग ही इज ए पुअर मीन्स गरीब होने के बावजूद भी ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। मीन्स गरीब होते हुए भी वह क्या है? ईमानदार है। तो आपने ही इज ए पुअर के साथ क्या लगा दिया? नॉट विथ स्टैंडिंग लगा दिया। नॉट विथ स्टैंडिंग का प्रयोग इस तरह से करके आप क्या बना सकते हैं? वाक्य को जो है कंट्रास्ट दिखा सकते हैं, वाक्य में मीन्स विरोध दिखा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी तक आपको दाऊ बता दिए, आल्दो बता दिए, नॉट विथ स्टैंडिंग बता दिए, और यहां पर ये सभी किसके पीछे दिख रहे हैं? रीजन के पीछे दिख रहे हैं। मीन्स गरीब होने की रीजन से ही इज ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी वह ईमानदार है। तो रीजन के साथ सभी दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह से आपको वाक्यों में इसका प्रयोग करना है। ठीक है, जो भी आपका कारण है उसके साथ इस तरह से आपको दाऊ हो, आल्दो हो, नॉट विथ स्टैंडिंग हो, आपको इसी तरह से प्रयोग करना है। अब अगले पे चलते हैं। अगला है हाउ ईवर पुअर ही इज ऑनेस्ट, मीन्स चाहे तो वह जितना भी गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है? ईमानदार है। तो आप हाउ ईवर का भी प्रयोग करके इस तरह से बना सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन होती है, हाउ ईवर के साथ जो कंडीशन ये होती है कि हाउ ईवर के साथ आपका एडजेक्टिव आना चाहिए। पूरा आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या हो गया? हाउ ईवर पुअर ही इज। हाउ ईवर के बाद आपने एडजेक्टिव का प्रयोग किए तो आप इस तरह से कर देंगे हाउ ईवर पुअर ही इज ऑनेस्ट, कामा लगा करके ही इज ऑनेस्ट मींस वह गरीब ईमानदार है। तो इस तरह से हाउ ईवर का प्रयोग करके आप बना सकते हैं क्या? कंट्रास्ट दिखा सकते हैं, मींस वाक्य में विरोध दिखा सकते हैं। अभी तक आपको हमने चार दिखाए, दाऊ बताए, आल्दो बताए, नॉट विथ स्टैंडिंग बताए और हाउ ईवर बताए। अब पांचवा देखना, पांचवा ध्यान से समझना। पुअर एज ही इज ऑनेस्ट। पुअर एज ही इज माना कि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है? ईमानदार है। तो एज का इस तरह से प्रयोग करके भी आप क्या दिखा सकते हैं? कंट्रास्ट दिखा सकते हैं, मीन्स विरोध दिखा सकते हैं। तो हमने क्या लिखे?
पुअर एज ही इज, यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। तो एज मींस आप सिंपल सा बात, एडजेक्टिव को पहले रखोगे, उसके बाद एज का प्रयोग करोगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आपकी वर्ब लगाओगे, तो क्या हो गया, उसके बाद जो वाक्य है आगे लिख दो। तो पुअर एज ही इज ऑनेस्ट हो जाएगा। तो एज का इस तरह से आप प्रयोग करके क्या बना सकते हो, कंट्रास्ट दिखा सकते हो, मीन्स विरोध दिखा सकते हो। अब इन्हीं सभी को अलग अलग नियम बनाकर बताए होते हैं, तो आपको तब भी यही सारी चीजें जो अभी बता रहे होते। तो लेकिन यहाँ पर हमने एक ही एग्जाम्पल को उठाए हुए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे कि एक ही एग्जाम्पल को आप कितने तरीके से बदल सकते हैं एक एग्जाम्पल को। तो प्यारे बच्चे, आप एज का भी प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला है एडमिटिंग का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं। किसका प्रयोग, एडमिटिंग, एडमिटिंग का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे, एडमिटिंग ही इज पुअर, यह मानते हुए कि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट। तो क्या हो गया, एडमिटिंग का भी प्रयोग, और इसका भी अर्थ देगा क्या, एडमिटिंग ही इज पुअर मींस यह मानते हुए, ही इज ऑनेस्ट लेकिन फिर भी वह गरीब है। माना कि यद्यप कर सकते हो, यद्यपि हु इज पुअर वह गरीब है, फिर भी ही इज ऑनेस्ट मींस वह ईमानदार है। तो इस तरह से आप एडमिटिंग का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडमिटिंग का भी प्रयोग करके इस तरह से आप बना सकते हैं। बस इन शब्दों को याद रखना, जैसे एज को याद रखना है, एडमिटिंग को याद रखना है, दाउ को याद रखना है, नॉट विथ स्टैंडिंग को याद रखना है, आल्दो को याद रखना है। बस बार बार करें, आपको शब्द याद रखने चाहिए। आपको अगर शब्द याद है तो ये सारी चीजें आप आराम से कर लोगे। अगला कर सकते हैं, जैसे कैसे, ही इज पुअर ऑल दी सेम मींस साथ साथ ही इज ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है। तो आपने किसका प्रयोग किया हुआ है, ऑल दी सेम का प्रयोग किया हुआ है। तो क्या हो गया, ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ऑल दी सेम इसके साथ साथ ही इज ऑनेस्ट मींस वह ईमानदार भी है। मींस दोनों में विरोध दिखाएगा ना, गरीब भी है और ईमानदार भी है। ऑल दी सेम ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार भी क्या है। ही इज पुअर ऑल दी सेम, इसके साथ साथ ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार भी है। तो ऑल दी सेम के माध्यम से भी आप क्या दिखा सकते हैं, कंट्रास्ट दिखा सकते हैं, विरोध दिखा सकते हैं। अगला है ऑल दी एट दी सेम टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज पुअर, जहां पर ऑल दी सेम का आप प्रयोग किए थे, वहीं पर एट दी सेम टाइम मींस इसके साथ साथ उसी समय, ही इज ऑनेस्ट मींस वह ईमानदार भी है। एट दी सेम टाइम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल से क्या करना है, ही इज पुअर वह ईमानदार है, एट दी सेम टाइम इसके साथ साथ ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार भी है। तो आपने किसका प्रयोग किया, एट दी सेम टाइम का भी प्रयोग करके आप क्या बना सकते हैं, कंट्रास्ट वाक्य में दिखा सकते हैं। अगला, ही इज पुअर वह गरीब है, इंडीड वास्तव में गरीब है, बट फिर भी ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, मींस लेकिन वह ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है, फिर भी मींस लेकिन ही इज ऑनेस्ट वह क्या है, ईमानदार है। तो आप इंडीड का प्रयोग करके, बस इंडीड के साथ कंडीशन क्या है, इंडीड के साथ उसके जस्ट बाद आपको बट लाना पड़ेगा। इंडीड के तुरंत बाद आपको एट का प्रयोग नहीं करते, YET एट का प्रयोग नहीं करते इंडीड के साथ। इंडीड के साथ आपको क्या लाना होता है, बट लाना होता है। इसमें एक कंडीशन यही है, इंडीड जैसे आएगा उसके तुरंत बाद आपका किसका प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज पुअर वह गरीब है, इंडीड मींस वास्तव में वह गरीब है, बट मींस लेकिन, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है। इस तरह से आप इंडीड का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं, कंट्रास्ट वाक्य में दिखा सकते हैं। अगला है इवन इफ, यद्यपि ही इज पुअर वह गरीब है, इवन इफ का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं। यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट लेकिन फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। तो आप इवन इफ का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपने एक ही सेंटेंस, आपका वाक्य यही था, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। एक वाक्य था, एक वाक्य को आपने 10 तरीके से बदले हुए हैं। 10 यहाँ पर देखिए 10 नियम हमने इसमें बताए हुए हैं, और उदाहरण के माध्यम से आपको बस यही कर रहे हैं, आपको वो शब्द याद रहने चाहिए जो आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। जैसे दाऊ हो गया, आल्दो हो गया, इवन इफ हो गया, एट द सेम टाइम हो गया, ऑल द सेम हो गया, इंडीड हो गया, नॉट विथ स्टैंडिंग हो गया। जितने शब्द बताए हुए हैं सारे शब्द अगर आपको याद है तो इसे परिवर्तन करने में आपको कहीं दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अब बस आप इतना करिएगा कि एक्सरसाइज से आप अपने सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जितना दिया हुआ है, और आप अपनी बुक से मिला लीजिएगा। जितने नियम थे आपको सभी एक एक करके नियम बता दिए हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
अब आपको केवल किताब के माध्यम से क्या करना है, रिवीजन करना है और इसकी एक्सरसाइज चालू करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से शर्त और विरोध दिखाने वाले वाक्यों को हम बिना अर्थ बदले उसको दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, एक ही वाक्य था, इसे कितने तरीके से लिखे हुए हैं, 10 प्रकार से लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में ये हो गया। अगली क्लास में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस चलेगा और इसके साथ साथ ये 8वीं क्लास आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, 7 क्लास चल चुकी है। कुछ छोटा हो तो आप पिछली क्लास से देख लीजिएगा। और इसके साथ ये आपकी 28वीं ग्रामर की क्लास है, तो आपकी अगर पिछली क्लास कुछ छोटी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। बाकी आपकी जो है आगे ट्रांसफॉर्मेशन की और जितनी क्लासें हैं लगातार आपको क्लासें मिलेंगी। और आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो आप फर्स्ट पेपर की क्लासें आप प्लेलिस्ट में अपने जाकर के चेक करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले आपको जरूर एक बात कहेंगे, आप उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश किया करो जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो बस लास्ट में यही आपसे उम्मीद है। बाकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का